आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं भी आप लोग भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अगला जो हमारा है, छठवां है हमारा कर्नाटक के होयसल मंदिर की बात आई थी। छठवां है कर्नाटक के होयसल होयसल मंदिर। कर्नाटक के होयसल मंदिर की बात हो रही थी। कर्नाटक के होयसल मंदिर को भी क्या है कि 2022-23 के लिए, उसको 2022-23 के लिए ये विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें विरासत सूची में क्या हुआ है कि विरासत सूची में नामांकन के लिए तौर पर शामिल है। ठीक, विश्व विरासत सूची जो नहीं होती है, विश्व विरासत सूची के नामांकन के तौर पर ठीक शामिल किया गया है। नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, इसलिए इसका नाम अभी चर्चा में आया हुआ है। ठीक है। और 25 अप्रैल 2014 से यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल है। पहले से ध्यान देना है कि 25 अप्रैल 2014 से पहले से ही क्या है, 25 अप्रैल 2014 से क्या है, पहले से ही क्या है, इसके संभावित सूची में, यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल है। यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल है। आप तनाव मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और ये भी ध्यान देना है कि ये जो होयसल मंदिर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के उस सर्वेक्षण में भी है। ध्यान देना है थोड़ा सा, ऐसा कुछ तनाव में स्मारक है। और हम बात करेंगे थोड़ा होयसल मंदिर, ये जो है इस किस शैली की है, हाइब्रिड या बेसर शैली की, और न तो पूरी द्रविड़ शैली से, न ही नागर शैली से, ये भी ध्यान देना है। ठीक है। ये आपको, लेकिन ये सब कोई ये चीजें आपको कम संभावना है कि पूछे, लेकिन आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह है कि होयलेश्वर मंदिर का कहाँ है, ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन आपके। होयलेश्वर मंदिर कहाँ है? होयलेश्वर मंदिर ये कहाँ है? होयलेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के हेलबीडे में। कहाँ है? कर्नाटक के हेलबीडे में। कहाँ है? कर्नाटक के कहाँ है? कर्नाटक के हेलबीडे में। कहाँ है? कर्नाटक के हेलबीडे में। ठीक। दूसरी बात, ये कर्नाटक के कहाँ है? कर्नाटक के हेलबीडे में। ये ध्यान है दोस्तों। ठीक है। और होयसल के ही राजा को जो ये काला जो पत्थर नहीं होता है, काला शिष्ट पत्थर, होयसल जो काला शिष्ट पत्थर है, उसी से बनाया गया है। ये जो मंदिर है खासतौर पर 1150 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। ये जो मंदिर है ये होयसल 1150 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है। अगला इसी में और भी है, इस होयलेश्वर मंदिर के अलावा और भी मंदिर है इसमें। खासतौर पर कौन सा मंदिर है वो? कर्नाटक का सोमनाथपुरा में चेन्नकेशवा मंदिर है। ठीक है। कर्नाटक के सोमनाथपुरा, क्या नाम है? कर्नाटक के सोमनाथपुरा, लिख लीजिएगा। कर्नाटक के सोमनाथपुरा में कहाँ है? कर्नाटक के सोमनाथपुरा में कहाँ, कौन सा मंदिर है? चेन्नकेशवा मंदिर। चेन्नकेशवा मंदिर। चेन्नकेशवा मंदिर कहाँ है? चेन्नकेशवा मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के सोमनाथपुरा में। ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? होयलेश्वर मंदिर ये किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, ध्यान देना है। चेन्नकेशवा मंदिर कर्नाटक के सोमनाथपुरा में है। ये किसके? नरसिम्हा तृतीय द्वारा। किसके? नरसिम्हा तृतीय द्वारा। ठीक है, बनवाया गया था। लगभग में कब बनवाया गया था, थोड़ा ये ध्यान देना है। ये लगभग में 1268 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1268 ईस्वी में। ध्यान देना।
अगला इसी में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये पॉइंट और इसी में भी, क्योंकि ये आपको पूछेगा ये मंदिर कहाँ पर है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अभी एमपी में क्वेश्चन पूछ रखा था, भोलेनाथ का कोई मंदिर है जो वहाँ के लिए पूछ रखा था, एमपी में था, ठीक है। तो कर्नाटक के हसन जिले के वेलूर में एक और भी है मंदिर, विष्णु, क्या नाम है, केशव मंदिर है, केशव मंदिर, केशव मंदिर विष्णुवर्धन द्वारा, एक केशव मंदिर है, ठीक है, केशव मंदिर, क्या नाम है उसका, केशव मंदिर। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और एक तो ये हो गया, केशव मंदिर, केशव मंदिर। केशव मंदिर कहाँ है, कर्नाटक के हसन जिले के वेलूर में। कर्नाटक, ये भी कहाँ है, कर्नाटक के हसन जिले, क्या नाम है, कर्नाटक के हसन जिले, कर्नाटक का हसन जिला, ठीक है। ऐसे लिखना, कर्नाटक में ही लिख लो, काफी इतना, लेकिन कर्नाटक के हसन जिले, हसन जिले के हसन जिला वेलूर में, ठीक है। और वेलूर करके पूछता है, वेलूर, वेलूर। दूसरी बात, ये किसके द्वारा बनाया गया है, किसका नाम है इनका, इनका नाम विष्णुवर्धन कर, विष्णुवर्धन द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया, विष्णुवर्धन। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें क्वेश्चन बनाता है आपका, इसलिए इसको भी लिखा जाएगा खास तौर पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे मंदिर से पूछता ही है क्वेश्चन आपका, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे कि अभी एनसीडब्ल्यू के दायरे का विस्तार हुआ है। एनसीडब्ल्यू है क्या, ये ध्यान देना है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट है। एनसीडब्ल्यू को फट से मैं मिटाता हूँ, हो गया होगा, क्योंकि चीजें साथ साथ आपको लिखना है, तो पीछे नहीं रहना है, कि चीजें छूट जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम कम बचा है हमारे पास, समय बहुत कम है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय की हमारे पास लिमिटेशन है, ठीक है, ये ध्यान देना है, समय हमारे पास कम है, ठीक है। हमारा पॉइंट नंबर 7वां है, पॉइंट नंबर 7वां क्या है, पॉइंट नंबर 7 है एनसीडब्ल्यू, 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 एनसीडब्ल्यू का विस्तार हो रहा है, इसका विस्तार। एनसीडब्ल्यू का मतलब जानते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये ध्यान देना है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। इसका जो है 30वां स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो 30वां स्थापना दिवस था, 30वां स्थापना दिवस, 30वां स्थापना दिवस, ठीक है, 30वां स्थापना दिवस था, और कब था, 31 जनवरी को, 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी को 30वां स्थापना दिवस रहा है इसका, ये ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम बात करें प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए, महिलाओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एनसीडब्ल्यू के जो दायरे का जो विस्तार है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के प्रयास किए, कि थोड़ा इसको और विस्तार करने की जरूरत है, ठीक है। कि महिला सशक्तिकरण, कहाँ कहाँ देख रहे हैं देश में जो महिलाओं की भूमिका है, हम बात करें चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं की जो, हम चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव है, चाहे मंत्रालय में हो, हर जगह देख रहे हैं, पहले मतलब कभी जो देना चाहिए एक महिलाओं को कम से कम 33% या जो भी सरकार ने एक मापदंड बनाया वो तो देना ही चाहिए महिलाओं को, तो वो चीज़ें कम है, ठीक है। बाकी देशों में, अमेरिका में ये देखने को आपको लगभग मिलेगा कि वहाँ पर महिलाओं की जो भूमिका है मंत्रालय में, राजनीति में, उस सरकार में काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और ऐसा अभी प्रयास किया जा रहा है,
अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे महिला, खास तौर पर इसमें महिलाओं के लिए भी एक नया चीज आया कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में भी हम देख रहे हैं कि इससे क्या हुआ है कि महिलाओं के क्षमता में विकास हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, थोड़ा सा हेडलाइन देते हैं। आत्मनिर्भर भारत से क्या हुआ है कि महिलाओं के क्षमता में विकास हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान चला था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि चला क्या था, 2020 में स्टार्ट किया गया था, इसका शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2020 में। कब? 2020 में कब? 12 मई 2020। 12 मई 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, 12 मई 2020 में शुरुआत हुई थी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। इसका उद्देश्य क्या है ये जानने की जरूरत है। ठीक है, समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना है। समृद्ध और संपन्न भारत, समृद्ध और समृद्ध और संपन्न भारत, समृद्ध और संपन्न भारत। ठीक है, समृद्ध और संपन्न भारत, संपन्न भारत का निर्माण करना है। ठीक है, संपन्न भारत। ठीक है दोस्तों, अगला बात इसमें और भी ध्यान देना है कि ये भारत सरकार और आरबीआई मिलकर कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर इसको शुरू किए। ठीक है, इसमें 27.1 लाख करोड़ रुपए का भी आवंटन हुआ है। इसमें ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोगों के, कितना? 27.1 लाख, 27.1 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है, करोड़ का आवंटन हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना है। दूसरी बात हम बात करेंगे और भी, इसी में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 70% इसमें महिलाएं शामिल है। पर इसी में जब बात हो रही है महिलाओं के लिए, महिलाओं की जो स्थिति है उसमें थोड़ा विस्तार हो रही है कि थोड़ा और उनको बेहतर बनाया जाए। तो इसमें हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। तो अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात चर्चा कर लिए हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या ये? ठीक है, पहली बात यो, पहले तो इसका फुल नाम क्या है? माइक्रो डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। ठीक है, दूसरी बात, और इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मैं फटाफट एक सेकंड में लिख देता हूँ। मुद्रा। ठीक है, मुद्रा लिख दीजिएगा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट ऑफ, माइक्रो यूनिट, इससे माइक्रो हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, डेवलपमेंट्स, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स ऑफ रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इससे ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको इसकी शुरुआत बता दें, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, 8 अप्रैल 2015 में, बिना गारंटी के लोन। 8 अप्रैल 2015 की शुरुआत हुई थी, बिना गारंटी की लोन। क्या? बिना गारंटी के लोन, बिना गारंटी के लोन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, दूसरी बात, बिना गारंटी के लोन की बात हो गई। इसमें 3 तरह के आपको लोन मिलेंगे। शिशु मिलेगा, किशोर मिलेगा, तरुण मिलेगा। ठीक है, कितने प्रकार के लोन मिलेंगे? इसमें 3 तरह के लोन मिलेंगे। 3 तरह के जो लोन मिलेंगे, शिशु मिलेगा, किशोर मिलेगा और तरुण। ये 50,000 है। ठीक है, ये 50,000 है ये, और ये होगा 50,000 एक से लेकर, मान लीजिए 50,000 से आपका 5 लग जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 लग जाएगा। ठीक है, 5 लाख। और ये जाएगा 5 लाख से कितना जाएगा? 10 लाख तक जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्पष्ट है। और इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ रखा है कई बार। तो क्या है? माइक्रो है, यूनिट है, इतना ही ध्यान देना। माइक्रो है, यूनिट है। अब ये डेवलपमेंट है, DEV लिख देता हूँ मैं, डेवलपमेंट है। ये रिफाइनेंस है,
रिफाइनेंस है, ये क्या है, एजेंसी है, एजेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा इतना उसमें नहीं चलना है, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी हम बात करेंगे और थोड़ी सी, ठीक है, महिलाओं से संबंधित और भी क्या क्या बातें हुई थी, ठीक है, कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, ये पूछता है कि ये अधिनियम कब, छोटे एग्जाम में पूछेगा कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब हुआ, 1994 में से हुई, ठीक है। भारतीय दंड संहिता पता ही आपको 1860, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की, संवैधानिक सुरक्षा की बात करें, महिलाओं को मूल अधिकार समानता, इसमें महिलाओं को बात आएगी समानता के अधिकार को लेकर के, ठीक। और अनुच्छेद 15(3) में भी महिलाओं के स्वतंत्रता की बात आई, ठीक है। 15(1) में क्या है कि भेदभाव से स्वतंत्रता है। थोड़ा सा इसमें हम महिलाओं से, इसमें क्या नाम है, NCPW में महिलाओं की बात करें तो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन कौन सी है, आर्टिकल 14 क्या है, समानता का अधिकार, क्या है, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, तो इसमें आर्टिकल फिर 15 थी, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल हो जाएगा आपका 15 थी। इसमें महिलाओं के जो भेदभाव से स्वतंत्रता, क्या है, भेदभाव से स्वतंत्रता, ठीक है, भेदभाव से स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, भेदभाव से स्वतंत्रता की बात करता है। और मेरे पास जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है बच्चे, यहाँ से मिटा फालतू चीजें, ठीक है, भेदभाव से स्वतंत्रता, ठीक है। ठीक है, भेदभाव से स्वतंत्रता हो गया। और उसी में एक आर्टिकल और है, 15(1) और 15(3), 15(1) में है, सॉरी ये 15(1) में है, 15 भेदभाव स्वतंत्रता 15(1) में है। और 15(3) जो है, आर्टिकल 15(3) जो है हमारा खास तौर पर किससे है कि जो भी महिलाओं को राज्य द्वारा जो भी गारंटी दी गई है, ठीक है, महिलाओं को राज्य द्वारा जो भी गारंटी दी, सुरक्षा की गारंटी, किसकी सुरक्षा की गारंटी, ठीक है, महिला को होती है ना, कोई भी विशेष प्रावधान है उसकी गारंटी है, कोई भी विशेष प्रावधान है महिलाओं के लिए, उसकी विशेष प्रावधान की क्या है, गारंटी के तौर पर ये है, ठीक है। अगर हम पॉइंट की बात करेंगे इसी में, फटक से जल्दी से बात कर लेंगे, तो अनुच्छेद 51(a) क्या है, महिलाओं को गरिमा में ध्यान रखते हुए उसके अपमानजनक प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 51 को भी ध्यान देना है, अनुच्छेद 51(a) भी महिलाओं से ही संबंधित है, उनके जो गरिमा है, उनका जो भी गरिमा पर चोट न पड़े, इसके लिए प्रतिबंधित किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि उनकी गरिमाओं को चोट पहुंचे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें महिलाओं से संबंधित जो भी विधायी ढांचा और भी बना है, ठीक है, और भी है, लेकिन हम बात करेंगे खास तौर पर, ठीक है, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला सुरक्षा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम, ऐसे ये सब क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है। जिससे महिलाओं से संबंधित और है दहेज निषेध अधिनियम, ये पूछता है आपका कब बना था, ये पूछता है खासकर 1961 में, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट है, पॉक्सो अधिनियम, बाल यौन अपराध संरक्षण, पॉक्सो बोलते हैं, पॉक्सो ऑफेंसिव होगा, POCSO, पॉक्सो अधिनियम, ये कब बना, 2012 में, ठीक है, 2012 में, ठीक है। क्या है, बाल संरक्षण का, बाल यौन अपराध संरक्षण, ठीक है, पॉक्सो है, तो ध्यान देना है कि बाल यौन संरक्षण, बाल यौन संरक्षण अधिनियम, बाल यौन जो भी अपराध करेगा उससे संरक्षण, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। और एक दो पॉइंट इसमें अच्छा वाला पॉइंट है खास तौर पर आपका, ठीक है, और भी है घरेलू हिंसा से
महिलाओं को संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, वो अधिनियम जो है कितना है, वो उसका 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में बना था। ठीक है, महिलाओं से संबंधित और भी योजनाएं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तो अधिनियम है ही ये। दूसरा चीज वन स्टॉप सेंटर योजना, ये भी उन्हीं के लिए। थोड़ा ज्यादा चर्चा में रहा है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए क्यों है खास तौर पर? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला योजना। ठीक है दोस्तों, उज्ज्वला योजना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। पहली बात, उज्ज्वला योजना आपको ये ध्यान देना, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 2016 में हुई थी। 1 मई 2016 को हुई थी। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एलपीजी गैस कनेक्शन है, एलपीजी गैस कनेक्शन है। इसका पहला ये भी संबंध लीजिए कि ये पूछ रखा है अभी, एलपीजी गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए है। ठीक है, और ये एलपीजी गैस कनेक्शन है। ठीक है, एक और इसमें एक मुफ्त राशि भी मिलेगी, एक मुफ्त राशि मिलेगी। साथ में हम बात करेंगे किसको मिलेगा, ये बीपीएल वालों को मिलेगा। किसको मिलेगा? बीपीएल। ठीक है, बीपीएल वालों को मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे और भी कि ये इसका 2.0 जो शुरू हुआ है, उजाला 2.0, इसी का भी 2.0 जो शुरू हुआ था 2021 में, 2021 में शुरू हुआ था। तो 10 अगस्त 2021 को शुरुआत हुआ था। ठीक है, 10 अगस्त 2021 को जो शुरू हुआ था, महोबा से शुरुआत हुई। ठीक है, महोबा से, महोबा, ठीक है, महोबा। ठीक है, महोबा से इसकी शुरुआत हुई, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी हम और अगले पॉइंट इसमें थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें और भी ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरुआत की थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। ये ध्यान में कब शुरुआत की? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इसका संबंध किस चीज से है? एलपीजी से। अभी पीसीएस का पेपर आया था 2021 वाले में, क्वेश्चन आया था सुगम्य भारत, सुगम्य भारत पूछा था कि सुगम्य भारत क्या क्वेश्चन पूछा था? सुगम्य भारत क्या पूछा था? सुगम्य भारत, सुगम्य भारत किसके लिए है? दिव्यांगों से, दिव्यांगों से संबंधित। इतना समझ चलो कि ये दिख गया तो बस ये जान जाना दिव्यांगों से, इतने ही क्वेश्चन पूछ रखा था। बताइए, अब इतना हमें इतना तो पता हो चलना चाहिए ना कि हल्का सा मैटर तय हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जिससे अब निर्भया मामला, निर्भया क्या मामला है? निर्भया भी महिलाओं से संबंधित योजना है, ये पता होनी चाहिए, इतना तो पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम पॉइंट बात करते हैं दोस्तों कि ठीक है, अभी हम बात करते हैं विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, इतना ही बात बस जान लीजिए आप। ठीक है, बाकी हम बैठाते हैं, चीजें बहुत है, आप कम नहीं लगनी चाहिए, फटाफट आप नोट कर लीजिए, क्यों नोट होनी चाहिए आपके कॉपी पर, ये नोट रहे, बाकी देखिए कैसे शुरू होता है। एक भी क्वेश्चन आपका मिस हो जाए तो हमसे करिए कि हाँ ये मिस हुआ है। हम चिल्ला कर बात नहीं करना चाहते, आपको ये चिल्लाना भी चिल्लाकर पढ़ाना पसंद नहीं अच्छा लगता। बाकी जो भी पढ़ा रहे हैं उनकी अपनी अच्छी इच्छाएं हैं, अच्छा है, उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका यही है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम बात करेंगे कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, विश्व उपेक्षित उष्ण
कटिबंधी कटिबंधी रोग दिवस कब मनाया जाता है, ये ध्यान देना है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान देना है, ध्यान देना है। इसे विश्व स्वास्थ्य क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य सभा 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में इसको घोषित किया गया था कि 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसे 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ही होगा। ठीक है, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में घोषित, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 में घोषित किया गया ताकि मनाया जाएगा आपका ये विश्व, ये ठीक है 30 जनवरी को, ये बात कही गई। अच्छा, ये विश्व स्वास्थ्य जो सभा है, ये जो है विश्व स्वास्थ्य सभा, तो ये WHO नाम जानती होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व जो क्या है, किसकी है ये? WHO किसकी है? ये WHO की है। एक विश्व स्वास्थ्य सभा है, जो भी निर्णय लेना है ये संस्था लेती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा, ये नाम आया था इसीलिए। और एक पॉइंट और है, ये जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, ये कहाँ कहाँ की बात है? अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील हाशिए पर जो ये बातें समान रही हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। और एक पॉइंट और भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप कि इसमें हम और भी बातें थोड़ा सा हम नोट कर सकते हैं कि दोस्तों कि NTD के हम उदाहरण ले लें कि सर्पदंश जो है, खास तौर पर सर्पदंश जो सांप काट लेता है, खुजली हो गया, जमाही हो गया, ट्रेकोमा हो गया। ये क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय, अब बोलेगा कि आपको ये पूछ देगा कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग कौन कौन से हैं? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उदाहरण मतलब बताइए कौन कौन से? तो सर्पदंश का जहर जो सांप काट लेता है, ट्रेकोमा हो गया, जमाही लेना हो गया, आपका ये क्या नाम बोलते हैं, ये और एक दो नाम ले लीजिए इसमें। ठीक है, लिस्मेनियासिस होता है, लिस्मेनियासिस और चगास रोग होता है। ठीक है, और चगास रोग होता है। और हम एक पॉइंट और आपका नोट करा देते हैं लास्ट में, वो बात तो नोट करा देंगे, सब बात नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, मस्त पॉइंट है, आपको ये छोड़ना नहीं है। रिवर्स रेपो का समान्वीकरण हुआ है। रिवर्स, इसको मिटा देते हैं, इसको इतना ही काफी, इतने आप लोगों के लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका इतने में मिल जाएगा, फालतू का और जगह भटकने से अच्छा है कि आपके इतने क्वेश्चन बन जाए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि रिवर्स रेपो का सामान्यीकरण क्या है? रिवर्स रेपो का सामान्यीकरण, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। रिवर्स रेपो का सामान्यीकरण, इसको मैटर को थोड़ा ध्यान देना है कि रिवर्स रेपो का सामान्यीकरण क्या है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हम ध्यान देंगे। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि जो भारत में रिवर्स रेपो का सामान्यीकरण अभी भी हमारे स्थितियों के अनुकूल है। स्थितियों के अनुकूल है मतलब बैंक जो रिवर्स रेपो है, वो जो भी अपना बैंक या संस्थान पैसे रखते हैं बैंक के पास में, उन पर जो भी है वो अनुकूल है, वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारे पास से रेपो रेट का जो पैसे है वो सस्ते, उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत। सॉरी। ठीक है दोस्तों, बाकी हम बात करेंगे इसमें और भी कि अभी बैंक दर कितना है। थोड़ा सा फिर आप पॉइंट नोट कर लीजिए, अभी टाइम खत्म है, हमारे पास टाइम खत्म है। बैंक दर अभी कितना चल रहा है? बैंक दर कितना है? 4.25%। ठीक है,
रेपो रेपो रेट कितना है, रेपो रेट या रेपो दर जो भी है वो कितना है, ये कितना है 4%। आपका रिवर्स रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%। ठीक है, 3.35%। ठीक है, और आपको जाना कि एमएसएफ भी नोट करना है तो कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा नोट करिएगा, जब भी ये ध्यान दीजिएगा, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट हमेशा, बैंक रेट जो है, बैंक रेट जब भी होगा, बैंक रेट जो है, बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से अधिक रहेगा, रेपो रेट से अधिक रहेगा, हमेशा अधिक रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट को तो आप नोट कर लीजिए। कभी होता है तो आप थोड़ा अनुमान लगा लीजिएगा, आप अनुमान से भी क्वेश्चन को सही कर लेंगे। टेंशन मत लीजिए इस चीज का, क्योंकि हर चीज रटने से ही काम नहीं होगा, कुछ अपना भी दिमाग वहां पर लगा लेना है। ठीक है, जहाँ बोलते हैं तुक्का, बोलते हैं तुक्का नहीं होगा, यही चीज आप जानते रहेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि ये ज्यादा दे देगा, ये 5 दे देगा, ये 4 देगा, तो होगा ही नहीं ऐसा, कभी नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा देखना है। ठीक है दोस्तों, टेंशन मत, तो गलत हो जाएगा वो चीज। CRR अभी कितना है, CRR अभी हमारा क्या है कि हमारा कैश क्या है कि कैश रिजर्व रेशियो कितना है, नगद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात अभी कितना है, आरक्षित अनुपात कितना है अभी, ये ध्यान देना है। ये हमारा कितना है, इसको ध्यान देना है, 4% है। ठीक है, और आपका SLR सामूहिक तरलता अनुपात, ठीक है, या वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात, इसको SLR बोलते हैं, CRR बोलते हैं, इसको ध्यान देना, CRR वैधानिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात फुल फॉर्म तो हम हिंदी में जानते ही हैं, सैलिडिटी क्या है, क्या जाएगा, लिक्विड रेशियो, SLR 18% चल रहा है, 18%। ये आप लोगों में क्वेश्चन पूछता रहता है कितना है। ठीक है, बाकी और भी रेपो दर की परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जानना है तो सुन लीजिए, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर जरूरत हो तो, बाकी समय नहीं बर्बाद करना है। आपको जो भी चीजें मिल रही है सही मिल रही है, टेंशन फ्री बनिए दोस्तों। आपसे मैं ये नहीं कहा, अभी बीच में एक बार भी नहीं कहा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ कहने का बार बार टाइम नहीं है। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, हमें इसको कहने की जरूरत